एग्जाम्पल मेरा सुपर मार्केट है फॉर एग्जाम्पल, आपने मांगा मुझे एक अमूल बटर का पैकेट दे दो, मैंने आपको एक अमूल बटर का पैकेट दे दिया, आप उसका मुझे रुपीज़ दोगे, 100 रुपीज़ आपने दे दिया। अब अगर आप मांग रहे हो कि मुझे एक और पैकेट दे दीजिए अमूल बटर का ही, तो क्या मैं वो 100 रुपीज़ में ही आपको एक और बटर का पैकेट दे दूँगी? नहीं। क्यों भाई, क्यों दूँ मैं? यहाँ का पानी पियो, अमेरिका का पानी पियो, स्पेस में जाकर पानी पियो, कहाँ पे भी पानी पियो, पानी विल बी ऑलवेज H2O, राइट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऑक्सीजन बोलेगा चल ना मैं ये बार मैं 2 बार चला जाता हूँ, तो एक ही बार जा, मतलब HO2, ऐसा नहीं होता, राइट, H2O ही होता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? दिस इज अग्रुषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का रैंक प्लस 9th and 11th चैनल पे। आज है हमारा पार्ट 3 ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हमारा ग्रैंड फिनाले रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आज हम लोग खत्म करने वाले हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, पर आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस है तो ऑफकोर्स ही बात है कि हम लोग एकदम वैसे क्वेश्चंस करने वाले जो कि एग्जाम में शॉर्ट आने वाले हैं। ठीक है, एंड इससे हमारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स तो हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं ऑफ द चैप्टर। अब जो भी बचा कुचा पार्ट है वो हम लोग आज के सेशन में ख़त्म कर लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। एंड दिस इज अवर टीम, आप देख सकते हो एकदम सुंदर सुंदर चेहरे, एकदम मेहनती चेहरे आपके सामने हैं, जो आप लोग के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। ओके, चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट, नॉट ट्रू लिखा है, नॉट ट्रू अबाउट एटम। एटम के बारे में कौन सी गलत बात लिखी गई है, कौन सी अफवाह फैला रखी है, ये पढ़ेंगे हम लोग। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यही अफवाह है ना। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या एटम्स एकदम अकेले से नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते? इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, किसने बोला ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं? यहाँ पे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम एटम अकेला नहीं रह सकता है, रह सकता है भाई, बिल्कुल रह सकता है। क्लोरीन अकेला नहीं रह सकता, रह सकता है। तो एटम्स कैन स्टे अलोन, है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसको मॉलिक्यूल ही बनाना है। जैसे कि ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन का, हाँ समझते हम लोग, बात उसकी समझते हैं कि ऑक्सीजन बोलता है कि यार मेरे से अकेला नहीं रहा जाता। ठीक है, मतलब मैं एकदम एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे ना कोई चाहिए रहता है, मेरे आजू बाजू कोई ना कोई चाहिए रहता है, तो इसको हम साथ ही दे देंगे। इसको हम बोलेंगे कि तू एक और ऑक्सीजन के साथ में आ जा और तू O2 बना ले, तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, राइट, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। पर ज़रूरी नहीं है कि सारे एकदम एक्सट्रोवर्ट एटम्स ही हो, हमारे जैसे, ठीक है, रहते हैं कुछ ऐसे एटम्स जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शांति पसंद करते हैं, तो वैसे लोग तो इंडिपेंडेंटली ही रहते हैं, है ना। जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो वो सारे क्या है, वो सारे मॉलिक्यूल बनना है, वैसा ऐसा मोर्चा नहीं निकालते। वो लोग बोलते हैं हम लोग को शांति दो, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रहने दो। तो यहाँ पे ये तो एकदम ही गलत बात लिखी गई है अबाउट एटम। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। ये तो एकदम सही बात है ना। हमने पिछले सेशन में आयंस की कहानी देखी थी कि एटम्स के लाइफ में हमेशा बोला जाता है कि तू स्टेबल बन। तो जब वो स्टेबल बन जाता है, पहले वो एटम था, ठीक है, जब बचपन में था तभी वो एटम था, जब भी वो बड़ा हो गया, जब भी वो स्टेबल बन गया, तो वो एटम से क्या बन गया, आयन बन गया। ठीक है, आयन बन गया, उसको कैटायन लोग बुलाएंगे, कैटायन, मिस्टर कैटायन, या तो उसको मिस्टर एनायन, ऐसा एनायन या तो कैटायन बोलेंगे, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, वो आयन है। ठीक है, तो या तो वो आयन बन सकता है एटम, या तो आयन बन सकता है, या तो मॉलिक्यूल बन सकता है। अब यहाँ पे अभी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने अभी मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन क्या है, ये O2 को क्या बुलाते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल बुलाते हैं। अब अगर हाइड्रोजन भी एक्सट्रोवर्ट है, हाइड्रोजन भी यही बोलता है कि भाई मुझे साथी चाहिए, आई कैन नॉट लिव ऐसा इंडिपेंडेंटली, अकेला मैं नहीं रह सकता। तो इसको भी हम लोग एक और हाइड्रोजन के साथ मिला के उनकी शादी करवा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। H2 को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। तो पहले क्या थे ये सारे, पहले तो एटम ही थे, राइट, एटम ही थे, पर बड़े हुए तो किसी की शादी हो गई, कोई तो आयन बन गया, तो मतलब आयन बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो एटम ही थे ना पहले तो यही तो सेम चीज़ लिखी गई है, तो ये तो सही बात है। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन क्लियरली फील और टच। अब यहाँ पे जो भी आप मैटर देख रहे हो, ठीक है,
आपके आमने सामने, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसी में हमने पढ़ा था कि मैटर मतलब क्या, एनीथिंग विच टेक स्पेस, राइट, जो हम लोग परसीव कर सकते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वही चीज़ है। अब ये जो भी मैटर है, अब यहाँ पे ये भी क्या है, एक मैटर है, कोई भी चीज़ ले लो, सब क्या है, सब मैटर है। तो मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, एकदम सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल। आप देखोगे पूरे लिविंग वर्ल्ड में या किसी भी वर्ल्ड में आप सबसे छोटा पार्टिकल देखोगे तो इट इज एटम ओनली, ठीक है, एटम ओनली। यहाँ पे एटम से ही बनता है ना। एटम्स जब एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट यानी क्या, एग्रीगेट मतलब साथ में आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो मैटर बन जाते हैं। एकदम सही बात है ना, एकदम 100% की बात है। अब एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, एटम्स न्यूट्रल होते हैं। हाँ हाँ, ये तो हमने पढ़ा था। मैंने क्या बोला था आपको कि जब बचपन चल रहा होता है एटम का, तब उसके फैमिली वाले कोई मतलब प्रेशराइज नहीं करता, भाई तुम लोग लाइफ में स्टेबल बनो, शादी करो, कुछ कोई नहीं बोलता। इसलिए वो लोग क्या रहते हैं, वो लोग न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। पर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वो एटम को प्रेशराइज किया जाता है कि तू शादी कर, शादी कर, आयन बन, आयन बन। तो वो आयन उसको बनना पड़ता है। अब वो आयन में भी या तो वो केटायन बन जाएगा या तो वो एनायन बन जाएगा, राइट, वो केटायन बन जाएगा या तो वो एनायन बन जाएगा। अब अगर उसको केटायन बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डोनेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। अगर उसको एनायन बनना है तो वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हर एक एटम अगर उसको स्टेबल बनना है लाइफ में तो वो आयन बनेगा ही बनेगा। पर सबसे पहले वो क्या था, वो तो न्यूट्रल था, वो तो क्या था, वो तो न्यूट्रल था। उसके पास ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज, वो एकदम नादान था, ठीक है, वो बचपन में नादान था। जब वो बड़ा हो गया, उसको बोला गया, सोसाइटी ने बोला कि स्टेबल बन, स्टेबल बन, स्टेबल बन, तो या तो वो पॉजिटिव बन जाता है या तो वो नेगेटिव बन जाता है। समझ में आ गया। तो पहले उसके पास चार्ज था क्या, नहीं, चार्ज नहीं था। एंड दैट इज वाई वी कॉल कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब है कि जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एटम हमेशा न्यूट्रल होते हैं। पर जब वो आयन बनते हैं, केटायन बनेंगे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर मिस्टर एनायन बन जाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो पहले वो न्यूट्रल था, फिर क्या बन गया, वो पॉजिटिव आयन बन सकता है या नेगेटिव आयन बन सकता है। समझ में आ गया आपको। तो एटम्स हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कभी भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट में जाएंगे, which of the following options give the correct information about the elements present in the given compound। अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एकदम ईजी है, ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक वे में करेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या समझता है, वो चार्ट जो हमने पार्ट 2 में देखा था, पार्ट 2 में मैंने आपको एक वैलेंसी चार्ट दिखाया था, राइट, वो आपके टेक्स्ट बुक का ही चार्ट है। तो वो टेक्स्ट बुक के चार्ट को थोड़ा खोलो, आपके आंखों के सामने रखो, बिकॉज ये कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे लिखे जाते हैं वो आपको वही चार्ट से समझेगा, ठीक है। तो कैल्शियम को कैसे लिखे जाता है, कैल्शियम को Ca, राइट। अब कार्बोनेट को कैसे लिखा जाता है, CO3 लिखा जाता है, ये है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, यहाँ पे आपको शायद नहीं समझ, और यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्लाइड डाली भी नहीं है, यहीं पे कर लेते हैं। कार्बोनेट मतलब CO3, राइट, कार्बन मतलब CO3। अब यहाँ पे देखो ना एलिमेंट कौन कौन से है। मैंने आपको बोला था कि कैपिटल लेटर से हमेशा कोई भी नया एलिमेंट का शुरुआत होता है। मतलब अगर यहाँ पे मैंने Ca लिखा है, यहाँ पे C अलग नहीं है और A अलग नहीं है, क्योंकि A क्या है, स्मॉल लेटर है, राइट। तो कैल्शियम बन गया, ये एक ही एलिमेंट हुआ। फिर यहाँ पे देखो आप, दोनों कैपिटल आपको दिख रहा है, कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। तो मुझे कैसे समझा कि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, जब मैं उसके एलिमेंट्स को देखूंगी कैपिटल है कि स्मॉल है। यहाँ पे दोनों कैपिटल है ना, तो इसका मतलब है कि कार्बन अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट। अगर मैं ऐसे लिखती तो मैं इसको अलग कंसिडर ही नहीं करती कि ये क्या है, ये एक ही एलिमेंट, दैट इज कोबाल्ट। आप समझ रहे हो, ये छोटी छोटी बारीकियां को समझो तो ये आपको समझेगा पूरा केमिस्ट्री आगे जाके।
ये CO3 है, बन गया। अब इसका आंसर आप कैसे लिख पाओगे जब आपको पता हो? तो यहाँ पे कैल्शियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एंड यहाँ पे कार्बन नहीं दिया गया। ये तो गड़बड़ है, ये तो नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे कार्बन आना चाहिए, कार्बन आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, राइट। यहाँ पे करेक्ट आपको पूछा है, तो करेक्ट कौन सा ये पता लगाना है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अब हाइड्रोजन मतलब H, ब्रोमाइड मतलब क्या? Br, है ना, Br। अगेन R स्मॉल लिखेंगे बिकॉज Br इज वन एलिमेंट, तो HBr मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए और ब्रोमीन होना चाहिए। ये एकदम सही है, अपने को मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर आगे भी देख लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अब मैग्नीशियम मतलब क्या? Mg, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? OH, राइट, OH। OH में मैं दोनों को कैपिटल लिखूंगी बिकॉज ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। OH दोनों कैपिटल आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ पे मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कार्बन कहाँ से आ गया? कार्बन तो एक्स्ट्रा लिखा है, ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन, राइट। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम ओनली। अब पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम मतलब क्या? के, राइट, पोटेशियम मतलब क्या? के। सल्फेट मतलब क्या? SO4। अब K2SO4 विल बी द केमिकल फॉर्मूला बिकॉज SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो उसको ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे तो K2SO4 आएगा। पर हमें देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे K है मतलब पोटेशियम है, S मतलब क्या? सल्फर है, एंड ऑक्सीजन भी है। पर यहाँ पे तो 2 ही दिया गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है ना, मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है। अगर मैं इसको छोटे लेटर से लिखती तो फिर मैं उसको एलिमेंट कंसीडर नहीं करती, पर SO4 में S एंड O दोनों अलग अलग एलिमेंट है। समझ गया? ये समझ गया, अच्छी तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवोगाड्रो नंबर दैट इज NO एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज N एंड मोल्स इज स्मॉल n। ठीक है, तो ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है, हमें खाली डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स रिटन एज, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? n, राइट, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? n। अब ये भी अपने टेक्स्ट बुक का ही है, टेक्स्ट बुक में आ जाओ, टेक्स्ट बुक में आपको ये दिखेगा दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन NO। अब NO क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर अपना फिक्स रहता है, तो ये एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको पूछेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाएगा एंड ये एवोगाड्रो नंबर का स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये वैल्यू डालेंगे एंड फिर नंबर ऑफ मोल्स तो एकदम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, एंड नीचे एवोगाड्रो नंबर डाल दोगे, हो गया। तो एकदम ईजी रहते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स छोड़ने नहीं है। हमें तो खाली फॉर्मूला पूछा गया है, राइट, तो फॉर्मूला क्या होता है? N अपॉन NO। तो ऑप्शन अपना यही है ना, दूसरा तो नहीं है, राइट। तो N अपॉन NO दैट इज N इज व्हाट, ये सब N कौन कौन है ना, ये पता होना चाहिए कि स्मॉल n मतलब स्मॉल n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N खाली N सादा N मतलब क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड NO ऐसे NO लिखते हैं, इसका मतलब है कि वो एवोगाड्रो नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ, अब यहाँ पे मॉलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है वाटर एंड HNO3। देखो एकदम इजी होता है, कुछ एकदम डिफिकल्ट नहीं है, आपको डिफिकल्ट लगता है पर डिफिकल्ट है नहीं। वाटर, वाटर को कैसे लिखते हैं? H2O लिखते हैं, राइट, H2O लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है पता है, एकदम ईजी है। यहाँ पे ना आपको H2 बोला है तो 2 इंटू जो भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रहेगा। अब ये कैसे समझेगा? आ जाओ ना, ये चार्ट में आ जाओ, ये चार्ट आपकी NCERT का ही है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो सारी चीज़ें अपने NCERT के चार्ट के फॉर्म में दिया गया है, राइट। हमें क्या करना है? हमें इसको एकदम बाय हार्ट करना है, क्योंकि इसका कोई और निवारण नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ पता हो गई तो हम कोई भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड का, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो हम कर सकते हैं अगर ये एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? H2O पूछा है ना, तो हाइड्रोजन विल बी इन्वॉल्व एंड ऑक्सीजन विल बी इन्वॉल्व। हाइड्रोजन में क्या है? एटॉमिक मास इज 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16। बस यही करना है, सब्सटीट्यूट करना है। H2 है तो 2 इंटू 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक एटॉमिक, एटॉमिक मतलब समझते हो ना, एटॉमिक मतलब
खाली वो सिंगल की बात कर रहा है। अगर आपको H2 का निकालना है, H2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। समझ रहे हो आप, डिफरेंस समझ रहे हो, ये एटॉमिक है, ये मॉलिक्यूलर है। तो जब आपको एटॉमिक मास दिया गया है, इसका मतलब है कि वो सिंगल हाइड्रोजन का मास दिया गया है। जैसे कि मैं आपको अमूल बटर दे रही हूँ, ठीक है, आप आए हो मेरे शॉप में, आए हो, मेरा शॉप है फॉर एग्जाम्पल, मेरा सुपर मार्केट है फॉर एग्जाम्पल, आपने मांगा मुझे एक अमूल बटर का पैकेट दे दो, मैंने आपको एक अमूल बटर का पैकेट दे दिया, आप उसका मुझे रुपीज़ दोगे, फॉर एग्जाम्पल वो बटर है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ आपने दे दिया। अब अगर आप मांग रहे हो कि मुझे एक और पैकेट दे दीजिए अमूल बटर का ही, तो क्या मैं वो 100 रुपीज़ में ही आपको एक और बटर का पैकेट दे दूँगी? नहीं। क्यों भाई, क्यों दूँ मैं? तो मैं भी पैसा कमाऊँगी, तो मैं आपको बोलूँगी एक और 100 रुपीज़ की नोट दो। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो मास दिया गया है ना, ये वाला जो मास दिया गया है, दिस इज़ फॉर सिंगल एलिमेंट के लिए, जो सिंगल एटम के लिए। अगर आपको बोले कि O2 का निकालो, O2 का मास निकालो, तो आप ये एज इट इज़ नहीं लिख के आओगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में तो 16 दिया है ना, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास विल बी 16। ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे O2 है ना, का मतलब है कि 2 इंटू ये सिंगल जो वैल्यू है दैट इज 16, इसको 2 इंटू 16 करोगे। समझ गया? बटर वाले एग्जाम्पल समझ गया कि जितने एटम्स, अभी अगर मैंने बोला कि O3 का निकालो, अब O3 का कैसे निकालेंगे? 16 थोड़ी लिख कर आएंगे, 16 तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का है, यहाँ पे 3 इंटू 16 करेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें सिली मिस्टेक आप लोग करते हो, इसलिए आई रिपीटेड दिस थिंग, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमने देख ही लिया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में 16 है ना, तो अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना, 2 + 16 दैट इज 18। अब नेक्स्ट, अच्छा HNO3 बाकी रह गया अपना, HNO3 भी कर लेंगे। HNO3 में क्या करना है, H N एंड O3, राइट, ये सबका प्लस करना है। H खाली, H का क्या है, 1 है, तो 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 14 है, राइट, नाइट्रोजन का 14 है। यहाँ पे एक ही N का बात किया गया ना, N, अभी ये 3 N को नहीं है, ये 3 सिर्फ O को है, तो 3 खाली हम लोग O को ही लगाएंगे, मतलब जो भी ऑक्सीजन का मास होता है दैट इज 16, तो ये सिर्फ 3 इसी को लगेगा, इसको नहीं लगाना आपको, ठीक है, 14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 3 = 18, 48 होता है ना, 3 = 18, हाँ 48 प्लस 15, 15 प्लस 48 करना है, 8 + 5 63 इज द आंसर। समझ गया, इजी था। हु गेव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन? कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने दिया था? ये भैया जी ने दिया था, राइट, ये भैया जी का फोटो मैंने डाला है, अपने NCERT में दिया गया है कि ये वाला जो लॉ है ये दिया जाता है बाय प्राउस्ट भैया। कौन? प्राउस्ट भैया। प्राउस्ट भैया ये कहते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन फॉलो किया जाता है व्हेन इट कम्स टू एनी केमिकल कंपाउंड। कि दुनिया का कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लो, जैसे कि अगर मैंने NaCl लिया, तो NaCl में इट इज़ क्लियर, इट इज़ डिफाइंड। डेफिनाइट प्रपोर्शन क्या कहता है कि ये जो प्रपोर्शन है, एलिमेंट्स के जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन मतलब क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे चाय बनानी है मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मुझे चाय बनानी है तो मेरे पास कोई ना कोई तो ऐसे रहेगा ना मेजरमेंट फिक्स, कि अगर मुझे 2 लोग की चाय बनानी है तो मैं इतनी चाय पत्ती और इतनी चीनी और इतना पानी और इतना दूध डालूंगी, राइट। तो वैसे ही अगर मुझे NaCl बनाना है, तो NaCl अगर मुझे बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि Na 1 डालूंगी, Cl 1 डालूंगी। ऐसे नहीं कि अगर मैं अमेरिका गई तो मुझे NaCl ना, Na में 2 डालूंगी, 2 एटम्स ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन, नहीं चलेगा। कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब क्या, ये हर जगह फॉलो होता है सेम ही चीज़, ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स कितनी बार जाएंगे वो पर्टिकुलर कंपाउंड में। अगर मैं H2O की बात करूँ तो आप H2O यहाँ का पानी पियो, अमेरिका का पानी पियो, स्पेस में जाकर पानी पियो, कहाँ पे भी पानी पियो, पानी विल बी ऑलवेज H2O, राइट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऑक्सीजन बोलेगा चल ना मैं ये बार मैं 2 बार चला जाता हूँ तो एक ही बार जा, मतलब HO2, ऐसा नहीं होता, राइट, H2O ही होता है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, ये फिक्स होता है, प्रपोर्शन फिक्स होता है।
तो यही है, देखो लाइंस अभी पढ़ेंगे, अभी पहले वो डिफिकल्ट लग रहा होगा पर अभी हमने एकदम आसानी से समझा है ना, सरल भाषा में समझा, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये समझ में आ जाएगा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए। एंड ये किसने दिया था? प्राउस्ट भैया ने दिया था। प्राउस्ट भैया ये कहते हैं कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है, डेफिनाइट प्रपोर्शन में होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी कभी भी कैसे भी जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ एकदम डेफिनाइट प्रपोर्शन कि H2O बनाना तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे सेम एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया है, सेम चीज़ है, कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं है। एंड हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो चुका है। इसका मतलब है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर एकदम समाप्त हो चुका है, वो भी एकदम अच्छी तरीके से हो चुका है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो बहुत ही बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, ये चैप्टर एकदम आसानी से हमने पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं ये सब सेशंस देखकर, ठीक है, कोई भी डाउट आते हैं, 3 पार्ट्स बने हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, तीनों पार्ट्स देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है बेटा, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, काइंडली जुड़ जाइए, है ना, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो आईडी है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन होगा, वो लिंक के द्वारा आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, या तो आप डायरेक्टली सर्च करके भी जुड़ सकते हो। दैट इज़ रैंक प्लस फैमिली टाइप करोगे तो आपको सबसे पहले वही ग्रुप दिखेगा और वहाँ पे आप आ जाना, ठीक है, फैमिली हिस्सा बन जाना। एंड that's it for this video, that's it for this session. थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।